नमस्कार बच्चों, आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 की 9वां अध्याय। वो एक कविता है, रुबाइयाँ, दूसरी है गज़ल। आज रुबाइयाँ का अध्ययन करेंगे और इन रुबाइयों के रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। रुबाई बेटा लिखने की एक कला होती है जो चार चार पंक्तियों का होता है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है और तीसरी पंक्ति मुक्त होती है, मुक्त छंद की होती है और पहली, दूसरी और चौथी में तुकबंदी होती है। आगे देखते हैं फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय जानना जरूरी है। तो रुबाइयों के रचनाकार फिराक गोरखपुरी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। तो फिराक गोरखपुरी, इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। इनका गोरखपुर में जन्म हुआ था, इसलिए इनका उपनाम था फिराक। तो ये फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय और फिर फिराक इनका उपनाम है। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 28 अगस्त 1894 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। तो 28 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ। क्लियर। आगे शिक्षा। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत हुई। रामकृष्ण परमहंस की जो कहानियाँ थी वहाँ से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की और सन 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही चयनित हुए। पर स्वराज्य आंदोलन के लिए यहाँ से प्रेरित होकर सन 1918 ईस्वी में पद त्याग कर दिया। सन 1918 में पद त्याग दिया। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल हुई। सन 1920 यानी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ठीक है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के पद पर कार्य किया। मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी के विभाग में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, अर्थात अध्यापन का एक काम किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनकी रचनाएं गुले नगमा, कौन सी है? गुले नगमा, ये बड़ी फेमस है। तो गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुले नगमा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत नेहरू अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इनकी रचनाएं हैं आपके सामने। गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंग ए शायरी, उर्दू गज़ल गोई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तो गुले नगमा इनकी सबसे प्रशंसित रचना है, जिनके लिए इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो इनकी रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, जिनमें सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु सन 1983 में हुई। अब हमें अब आज की बात पता लगा
की जो रुबाइयाँ हैं उनके लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। एक दूसरे, ये उर्दू फारसी के महान शायर थे। कह रहे उर्दू फारसी के महान शायर थे। तो इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर में जन्म हुआ, इसलिए इन्हें नाम के पीछे गोरखपुरी लगाया, फिराक गोरखपुरी। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। आगे चलते हैं। पाठ का प्रवेश। उर्दू साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष पर बहुत कम उभार प्रकट किया गया है। नज़ीर अकबरादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रुवायत को तोड़ा है, उनमें प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि उर्दू साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा है जो वो रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से बंधा हुआ है। मतलब इसमें रोमानियत है, रहस्य है, शास्त्रीयता है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष पर बहुत कम उभार प्रकट किया गया है। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है। मतलब इस रिवायत को किस तोड़ा है? इन शायरों ने। इसी में एक प्रमुख नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास की वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, केसों में कंघी करना, नर्म दमक, रूपवती मुखड़ा, जिदियाता बालक रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदू, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पलवित करना चाहते थे। माँ आईना हाथ में लेकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नरम दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहारों पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइश भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। रक्षाबंधन सावन में आता है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से। तो कितनी अच्छी बात है। मतलब जैसे भाई बहन का संबंध उसको किससे प्रकट है? सावन का संबंध जो झीनी घटा से होता है, जिस पर सावन में झीनी घटा होती है, वैसे ही भाई बहन का प्रेम होता है। घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। ये पाठ से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं, व शब्दों के जो प्रयोग है उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। ठीक है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज, प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता। मतलब इसमें वात्सल्य वर्णन की ये वात्सल्यता का भाव देखने को मिलता है, जिसमें लोका देना, घुटनियों से लेकर कपड़े पहनाना, गेसों में कंघी करना, नर्म दमक, रूपवती मुखड़ा, जिदियाता बालक, रस की पुतली, कुछ विलक्षण प्रयोग हुए हैं। हिंदू, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पलवित करना चाहते थे। माँ आईना हाथ में लेकर बच्चे को बहला रही है, देख आईना चांद में उतराया, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पर नरम दमक लाने के लिए छठे चौमासे पर्व त्योहारों पर सही कुछ नन्ही फरमाइश भी पूरी की जाती, बच्चे की फरमाइशें। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने में दीपक जलाना है, राखी में बिजली की चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं, और रक्षाबंधन सावन में आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का वही संबंध बिजली से है, और बिजली का संबंध भाई का बहन से है, वही संबंध भाई का बहन से है। अब देखिए, तो ये देखिए, एक माँ
अपने बच्चे को किस प्रकार से प्रेम कर रही है, किस प्रकार से उसे निहार रही है, गोद में रही है, उछाल रही है। आज इसका सहस्वर वाचन करेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, मतलब उछालती है बच्चे को। गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी, और जब हवा में वो बच्चे को उछालती है तो ऐसे में बच्चा क्या होता है, भय से रहित होकर और खिलखिला उठता है। वो दृश्य होता है, इसमें इतना वात्सल्य, जो बच्चा हंसता है तो उससे असीम प्रेम माँ को मिलता है। तो यही वात्सल्यता की भाव इस पंक्ति में यहाँ इस रुबाई में हमें देखने को मिलती है। अब हम तो अगली जो रुबाई है उसमें देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गैसों में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। तो देखो किस प्रकार से बच्चे को छलके निर्मल जल से नहला रही है, फिर उसके गैसों में मतलब उसके बालों में कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा माँ के, जब घुटनियों में लेके क्या कपड़े पहनाती है। तो यहाँ पर बच्चे के और माँ के जो प्रेम है उसको दिखलाया गया है, जो आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इनमें दीपावली की जो शाम का दृश्य है उसको दर्शाया गया है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे की मिट्टी के बनाए हुए जो घरौंदे हैं उनमें भी माँ क्या जलाती थी, दीपक जलाती है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। माँ मुस्कुराते हुए बच्चे के जो जो चीनी मिट्टी के खिलौने उनमें दीपक जलाती है, और वो जला करके प्रसन्न होती है। एक नई मुस्कुराहट आती है बच्चे की मुस्कान को देखकर माँ के चेहरे पर। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक तो ई है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। बच्चा है जो चांद को देखकर जिदियाता है और कहता है कि माँ मुझे चांद चाहिए। तो माँ है जो दर्पण में, शीशे में उस चांद का प्रतिबिंब दिखाती है माँ को, माँ दिखाती है बच्चे को, और माँ कहती है देख बेटा चांद है जो, कहती है कि माँ देख आईने में चांद उतरा, कि इस दर्पण में देखो चांद उतर के आ गया है। तो माँ बच्चे को बहलाती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है गठा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लज्जे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया गया है। रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार रक्षाबंधन है जो भाई बहन के प्रेम का क्या एक सूचक है। तो रक्षाबंधन की सुबह देखो, रक्षाबंधन की सुबह में एक बहन है जो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है और गगन में, क्योंकि सावन का महीना रहता है, गगन में घटा छाई रहती है हल्की हल्की, बिजली की तमक की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती राखी, और भाई के ऐसे लगती है जैसे चमकती हुई राखी बांध रही है। तो ये मतलब ये जो पांच इसमें रुबाइयाँ हैं उनको हमने आपके सामने सहस्वर वाचन किया, तो और उनके दृश्य को इन चित्रों के माध्यम से बतलाया। तो हम आपको बताएंगे कि इस पाठ में जो ये कविता है, ये जो रुबाइयाँ हैं, इनमें क्या बतलाने की कोशिश की है रघुपति साय फिराक गोरखपुरी ने। रघुपति साय फिराक ने क्या बतलाने की कोशिश की है। देखिए, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित काव्य है जो उनके काव्य संग्रह
गुले नगमा से संग्रहित है। ये याद रखना कि रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित एक क्या है, काव्य संग्रह, एक काव्य है जो उनके जो चर्चित प्रशंसित पुरस्कृत काव्य संग्रह गुले नगमा से संकलित किया गया है। ठीक है, तो रुबाइयाँ कहाँ से ली गई हैं? गुले नगमा से। इतना याद रह जाएगा, गुले नगमा से लिया गया। इस कविता में कवि ने वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण किया। यह वात्सल्य भावना से ओतप्रोत कविता है। माँ अपने चांद के टुकड़े को अपने आंगन में खड़ी होकर हाथों में झुला रही है। यही पर देखा दृश्य में पहले में, माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने आंचल में भरकर बार बार हवा में उछाल रही है, लौका दे रही है, जिससे नन्हे बच्चे की हंसी सारे वातावरण में गूंज उठती है और माँ उस हंसी को देखकर और प्रशंसित हो उठती है। यही दृश्य है। आगे ये नहलाने वाला जो दृश्य था यहाँ पर, इसमें ये है, माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है, उसके उलझे बालों को कंघी से संवारती है। बच्चा भी माँ को बड़े प्यार से देखता है। जब माँ अपनी गोदी में लेकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा माँ के चेहरे की तरफ देखता है। ठीक है, दिवाली के अवसर पर चित्रों को देखते रहना आप और मेरी जो बातें हैं उसे सुनते रहना। दिवाली के अवसर पर संध्या होते ही घर के पुते और सजे हुए घर पुते हुए और सजे दिखते हैं, क्योंकि घर में उस दिन दीपावली में क्या साफ़ सफाई कर दी जाती है, पुताई करते हैं, रंग रोगन करते हैं। तो यहाँ कच्चे घर होते हैं तो उन्हें मिट्टी से लिप दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी से, और सजा दिया जाता है। घरों में चीनी मिट्टी के चमकते खिलौने सुंदर मुख पर नई चमक ला देते हैं। बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाते हैं, जो खिलौने सुंदर मुख पर नई चमक ला देते हैं, बच्चों के मुख पर, माँ के मुख पर। माँ प्रसन्न होकर अपने नन्हे नन्हे बच्चे द्वारा बनाए मिट्टी के घर में दीपक जलाती। बच्चे जो छोटे मिट्टी के खिलौने भी बना लेते हैं मिट्टी से, उनमें दीपक जलाती। बच्चा अपने आंगन में ठिनक रहा है, वह ठिनकता हुआ चांद को देखकर अपने आंगन में ठिनक रहा है और अपने आंगन में कूद रहा है, और अब ठिनकता हुआ चांद को देखकर, बच्चा आंगन में ठिनक रहा है और चांद को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। और बच्चा चंद्रमा को मांगने के हट कर बढ़ता है तो माँ उसे कैसे शांत करती है। तो माँ उसे दर्पण में चांद उतार कर दिखाती है, देख बेटा चांद उतर आया है दर्पण में, उसे उसकी जिज्ञासा को शांत करती है। अगला है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन एक रस का बंधन है। कहते हैं रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्चे, भाई के हैं बांधती राखी। तो राखी कैसी होती है? चमकदार होती है, जैसे बिजली में चमक होती है। रक्षाबंधन एक रस का बंधन है। सावन मास में आकाश में हल्के हल्के बादल छाए रहते हैं। तो सावन मास में जो प्राकृतिक वातावरण उसके बारे में बतलाया गया है। राखी के कच्चे कच्चे धागों में लगे लच्छे बिजली के समान चमकते हैं। जो चमकीले चमकीले धागे रहते हैं वो बिजली के समान चमकते हैं। तो कवि कहता है कि ये दृश्य राखी का दृश्य, जो राखी को उसी प्रकार से संबंधित किया गया है ये लच्छों को, जिस प्रकार से बादलों में क्या रहती है? बिजली छिपी रहती है। ठीक है, तो सावन का संबंध किससे होता है? घटा से। सावन में घटा होती हैं और घटा का जो संबंध बिजली से होता है उसी में समाई रहती है। सावन के महीने में घटा होती है और घटा के अंदर क्या होती है? बिजली होती है, और वही संबंध भाई का बहन से होता है। तो इस बिजली के समान चमकते लच्छेदार कच्चे धागे को बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है। तो ये आपके ये जो पांचों ये रुबाइयाँ थी उसका आपको भावार्थ शायद समझ में आ गया होगा कि ये रुबाइयाँ क्या कहना चाहती हैं। अब देखिए, अब एक एक रुबाई का हम दोबारा से भावार्थ समझें। अब आप देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोखा देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो चांद का टुकड़ा यानी प्यारा बच्चा, लोका देती है यानी उछाल देती है, जैसे झूले में झूला देती है ऐसे बच्चे को उछालती है गोद में, जैसे चित्र में दिखाया गया है ऐसे बच्चे को उछाल रही है। और आंचल में गोद भरी है ना, गोद में भरकर आंचल में लेकर,
तो आप इसका कैसे करेंगे, इसका प्रसंग कैसे, भावार्थ कैसे लिखेंगे। सो भाई प्रस्तुत रुबाई हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नामक कविता से ली गई हैं, जो फिराक गोरखपुरी के गुले नगमा काव्य संग्रह से संकलित की गई है। इसमें कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे तथा माँ के वात्सल्य प्रेम का अनूठा चित्रण किया गया। कैसे ले बोलेंगे, इसमें कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे तथा माँ के वात्सल्य प्रेम का अनूठा चित्रण किया गया। क्लियर। यहाँ कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे तथा माँ के वात्सल्य प्रेम का अनूठा चित्रण किया है। ठीक है, ये प्रसंग हो गया। व्याख्या क्या लिखेंगे। कवि का कथन है कि माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपनी गोद में भरकर हाथों में झुला रही है। अपने चांद के टुकड़े, बेटे के लिए चांद का टुकड़ा बोला है, उसको हाथों में लेकर झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई है। वह बार बार अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछालती है। जैसे ही माँ बच्चे को हवा में उछालती है, बच्चा खुश होता है और अपनी खिलखिलाती हंसी संपूर्ण वातावरण में गुंजायमान कर देता है। तो वातावरण बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है, आमोदित हो जाता है, आनंदित युक्त उससे भर जाता है, आनंद से भर जाता है। तो यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। लगता है बच्चे की खिलखिलाती हंसी के कारण वातावरण भी हंसने लगा हो। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब देखिए काव्य सौंदर्य, मैंने आपको बताया था काव्य सौंदर्य में पहली पंक्ति जो लिखेंगे उसमें जो मूल विषय वस्तु है उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसमें क्या बताया गया, वात्सल्य प्रेम की बात, तो वही लिखेंगे। ये कवि ने माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम का चित्रण किया है। यहाँ कवि ने माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम का चित्रण किया है। पहली बात क्लियर। दूसरी, भाषा सरल एवं सरस है। भाषा कैसी है, सरल एवं सरस है। क्लियर। तीसरा, वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण किया गया। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि रह रह शब्द है। अनुप्रास मतलब बार एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, रह रहे माना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो डे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। टुकड़े, खड़ी, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। पदों में मित्रता है, पद मैत्री है, स्वाभाविक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पद मैत्री, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया क्योंकि प्रतीकों का प्रयोग किया गया। चांद का टुकड़ा बोला है उसे। बिंब योजना अत्यंत सार्थक है और प्रसन्नता का गुण है, यानी प्रसाद गुण है। इसमें कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। प्रसन्नता का भाव है, इसलिए यहाँ पे प्रसाद गुण है। मेरी बात, एक बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगला दूसरी रुबाई। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। छलके नहीं, छोटे छोटे पानी, जैसे बच्चा टब में डूब बैठा देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी हाथ से उछाल कर उसे नहलाते हैं, तो छलके बोलते हैं। गेसुओं नहीं, बालों में, पिनियाती नहीं, पहनाती है। निर्मल माने साफ स्वच्छ, घुटनियों में नहीं, घुटनों में लेकर, पैरों में लेकर के बच्चे को कपड़े पहनाती है। उसके दृश्य का वर्णन किया गया। तो आप यहाँ वही लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों से अवतरित है। इसमें कवि ने माँ का नन्हे बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इसमें कवि ने माँ का नन्हे बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। ठीक है। व्याख्या क्या लिखेंगे। कवि कहता है कि माँ अपने नन्हे बच्चे को छलकते हुए निर्मल पानी से नहलाती है और नहलाने के बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उसे संवारती है। जब माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। जब उसको नहलाती है, उसे कपड़े पहनाती है, उसके कंघों में बालों में कंघी करती है, तो माँ अपने बच्चे को संवार करके
बड़े वात्सल्यता से भर जाती है, प्रसन्नता से भर जाती है। और बच्चा अब बड़ी प्यार से अपनी माँ की तरफ देखता है तो माँ को बड़ी अपूर्व प्रसन्नता महसूस होती है। तो इसमें ये लिखेंगे और काव्य सौंदर्य में वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माँ की बच्चे के प्रति वात्सल्य और स्वाभाविक प्रक्रिया का चित्रण है। क्या लिखेंगे? यहाँ कवि ने माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम का चित्रण किया है। ठीक है। दूसरा, अनुप्रास, स्वाभाविक, पदमैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश, उल्लेख आदि अलंकारों की छटा शोभनीय है, निदर्शनीय है, भाषा सहज सरल सरस है, तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का प्रयोग है, क्योंकि उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। गेसू बोला है जहाँ पे है, तो तद्भव तत्सम विदेशी शब्दावली, विदेशी है उर्दू के शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है, बिंब योजना सुंदर है, भावपूर्ण शैली का चित्रांकन किया गया है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा रूप में कही गई शब्द शक्ति है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें बच्चे को नहलाने की बात है, फिर यहाँ कंघी करने की बात है, फिर घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाने की बात है, फिर बच्चा बड़े प्यार से अब मनमोहक रूप से अपनी माँ के चेहरे को देखता है। तो यहाँ पर भी माँ है जो उसके इस क्रियाकलाप से बड़ी प्रसन्न हो जाती है, अतः वात्सल्यता का भाव पूर्ण रूप से उसके मन मस्तिष्क में छाने लगता है। तो वात्सल्य प्रेम का स्वाभाविक चित्रण किया गया है और वो जो उसके बच्चे को नहलाने की जो प्रक्रिया है, उसकी देखभाल की जो प्रक्रिया है, उसको स्वाभाविक रूप से कवि ने चित्रण किया है। अगला दीपावली की श्याम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पई, एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शाम वही संध्या, सायंकालीन समय, रूपवती सुंदर, एक माने एक, घरौंदे माने मिट्टी के घर में या छोटे घर में जो बच्चे बनाते हैं इस तरह, पुते हुए लिपे हुए, मुखड़े पे इन मुख पर, नर्म दमक हल्की चमक, नर्म दमक, नर्म माने हल्की, दमक माने चमक, और ग्लो जिसे बोलते हैं आप, और दिए माने दीपक। तो आप ये लिखेंगे, यह है रुबाई फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों से संकलित है। यही लिखेंगे ना, प्रस्तुत रुबाई हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नामक कविता से अवतरित की गई है, जो उनके काव्य संग्रह गुलवे नगमा से संकलित है। इसमें कवि ने क्या लिखेंगे? इसमें कवि ने दीपावली पर्व के शोभा की, दीपावली पर्व के शोभा की सुंदर अभिव्यक्ति की है। दीपावली के पर्व है, दीपावली के त्यौहार की बात है, दीपावली के त्यौहार की जो शोभा है, यानी दीपावली के पर्व के शोभा की सुंदर अभिव्यक्ति की है। देखो ये प्रसंग हो गया। व्याख्या क्या लिखेंगे? कवि कहता है कि दीपावली के पावन पर्व की संध्या के समय, क्या कहता है? कवि कहता है कि दीपावली के पावन पर्व की संध्या के समय जब घर लिपे पुते साफ सुथरे सजे धजे होते हैं, ये ध्यान रखना कि घर कैसे होते हैं, सफाई होती है, यहाँ पर लिपे पुते होते हैं, साफ सुथरे होते हैं और कैसे होते हैं, सजे धजे होते हैं। घर में रखे जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने रौनक ले आते हैं, और घर में रखे हुए जो जगमगाते मिट्टी से रंगे हुए जो चीनी मिट्टी के खिलौने हैं वो रौनक ले आते हैं, सुंदरता ले आते हैं, चार चांद लगते हैं घर की सुंदरता। वैसे ही घर साफ सुथरा है, लिपा पुता है, परंतु चीनी मिट्टी के लगने से और सुंदरता होती है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और जगमगाती सुंदरता प्रकट करते, रौनक उत्पन्न करते हैं। इन खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा खुश हो उठता है, और इन खिलौनों को देखकर एक नन्हा बच्चा खुश हो उठता है। माँ दीपावली की संध्या को अपने माँ दीपावली की संध्या को अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के छोटे घर में दीपक जलाती है और नन्हे बच्चे का मिट्टी का छोटा सा घर भी दीपक की रोशनी से जगमग उठता है, और नन्हे बच्चे का मिट्टी का जो छोटा सा घर है वो भी दीपक की रोशनी से जगमग हो उठता है। तो यहाँ दीपावली के अवसर पर रूपवती के मुख पर एक नरम दमक की बात बताइए। रूपवती कौन है? यहाँ पर माँ है। माँ के चेहरे पर उस बच्चों की घर में जो चीनी मिट्टी के खिलौने थे उनमें जो रोशनी जल जाती है तो बच्चा खुश हो जाता है, और उनको देखकर माँ भी बड़ी अति प्रशंसित हो जाती है। तो यहाँ पर दीपावली की काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे? यहाँ पर दीपावली की संध्या की सुंदरता का चित्रण किया गया है। क्लियर? दूसरा,
क्या लिखेंगे? भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है। ठीक। तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास पद मैत्री स्वाभाविक अलंकारों की छटा है। बिंब अत्यंत सार्थक है, प्रसाद गुण की है, अभिधात्मक शैली है और रुबाई छंद है। इसमें छंद तो पूरा रुबाई है, इसमें रुबाई छंद का प्रयोग है, रुबाई शैली में लिखी गई है, रुबाई छंद का प्रयोग। अभिधात्मक शैली है, प्रसाद गुण है, प्रसन्नता का जब भाव हो प्रसाद गुण होता है। ठीक है, तो रुबाई छंद है, बिंब अत्यंत सार्थक सटीक है, अनुप्रास पद मैत्री अलंकारों की छटा दर्शनीय है। ये काव्य सुंदरी। अगला देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिदी आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देखे आईने में चांद उतर आया है। ठुनक रहा मतलब सिसक रहा है, जिदी आया जिद पकड़ रहा है, अड़ रहा है। आईने में, दर्पण में, दर्पण व शीशा जब चेहरा देखने काम आता हो हैं, तो वही लिखेंगे प्रसंग में। प्रस्तुत पद्य आरोह भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी और रचित रुबाइयों से संकलित है, जो उनके काव्य संग्रह गुले नगमा से संकलित किया गया है। इसमें कवि ने नन्हे बच्चे की चंचलता और उसकी जिद को और तथा माँ के वात्सल्य का चित्रण किया है। इसमें कवि ने नन्हे बच्चे की जिद व चंचलता तथा माँ के वात्सल्य का चित्रण किया है। यहाँ बच्चा जिद कर रहा है और माँ के वात्सल्य का चित्रण कर रहा है। ठीक है, तो भावार्थ क्या लिखेंगे? कवि कहता है कि बच्चा आंगन में सिसक रहा है, उसका दिल चांद पे आया है, क्योंकि वो दृश्य को देखकर अपने क्या हुआ, अपने खिलौनों को देखकर क्या कर रहा था, आंगन में ठुनक रहा था, घूम रहा था। इतने में चांद पे नज़र चली जाती है और चांद को देख करके वो जिद करता है, माँ मुझे तो यही चाहिए। उसका दिल चांद पे आ गया है, तो उसने चांद पाने के लिए जिद पकड़ रखी है। तो वह तो बच्चा है, उसे क्या मालूम। वह जब बच्चा नहीं जानता तो माँ उसे दर्पण की चांद की परछाई दिखाकर, जब बच्चा है उसे क्या मालूम क्या चीज़ है, तब बच्चा माँ कुछ उपाय करती है, तो बच्चा एक माँ दर्पण लाती है, दर्पण में चांद की परछाई दिखाकर और उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है, देख बेटा चांद है जो दर्पण में उतर आया है, उसे शांत करने की करती है। तो देखो काव्य सौंदर्य यहाँ बच्चे की स्वाभाविक वृत्ति के अभिव्यंजन आई थी, क्योंकि यहाँ बच्चे की स्वाभाविकता का वर्णन किया है कि बच्चा किस प्रकार से मतलब किसी चीज़ के प्रति ललचा जाता है या उसके जिद पकड़ लेता है, तो उसकी स्वाभाविक जो चंचलता है, उसका जिदियाना है, उसका वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ पर सूरदास जी के वात्सल्य रस की उसी पंक्ति के समान अभिव्यक्ति की गई है, समान अर्थ प्रकट करती है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, वहाँ पे भी भगवान कृष्ण है जो माता से यही कहता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। तो वही एक समान अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पर इस पंक्ति में। सूरदास जी के मैया मैं तो चंद्र लेने हूँ पंक्ति के समान ही दृश्य वात्सल्य रस का दृश्य यहाँ अर्थ प्रकट हो रहा है। अनुप्रास पद मैत्री स्वाभाविक स्वर मैत्री अलंकारों की छटा दर्शनीय है। यहाँ पर अनुप्रास पद मैत्री स्वाभाविक और स्वर मैत्री अलंकारों की छटा देखने को मिली है। तुकांत छंद है, जिदी आया है, ललचाया है, ठीक है, उतर आया है, तो यहाँ पर तुकांत छंद है। रुबाई तो है ही इसमें, पर यहाँ तुकांत तुक है। यहाँ पर चित्रात्मक शैली का है, प्रसाद गुण है, भाषा सरल सरस और प्रभावमयी है, भाषा सेम ही है, भाषा सरल है और वही तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है ये संपूर्ण रुबाई में। अगला देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बाई के है बांधती चमकती राखी। रस की पुतली, रस से भरी, रस का भंडार, रस से भरी या रस का भंडार। रस रक्षाबंधन की सुबह, जो रक्षाबंधन की जो सुबह त्यौहार उसे क्या है, रस का त्यौहार बोला एक तरह से, रस से भरी है, प्रसन्नता से भरा हुआ बोला है। गगन यानी आकाश, घटा यानी बादल, लच्छे यानी राखी के उपकदार चमकदार वो जो चमकीले से धागे रहते हैं प्लास्टिक के या किसी का कागज़ के या कपड़े से रंधे हुए, तो वो राखी के चमकदार लच्छे बोलते हैं, उन लच्छे के लिए बोला गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, उसका वर्णन किया गया है। प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन किया गया है और उससे इस त्यौहार का सामिप्य दिखाने की कोशिश की है, समानता प्रकट की है। और भाई बहन के प्रेम को इन सावन के महीने में जो घटा रहती है और घटा में जो बिजली होती है उसी संबंध से बताने की कोशिश की गई है। तो कैसे लिखेंगे प्रसंग में? वही प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश आरोबाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नाम कविता से अवतरित किया गया है, जो उनके गुले नगमा काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के पर्व की मिठास और रस्म का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो इसमें 2 त्योहारों का वर्णन किया गया इस रुबाई में, एक तो दीपावली का और एक रक्षाबंधन। याद रह जाएगा, एक दीपावली का भी किया है और फिर रक्षाबंधन का। तो इसमें फिराक और रक्षाबंधन पर्व की मिठास और रस्म का, रक्षाबंधन पर्व की मिठास और रस्म का मनोहारी चित्रण किया गया। याद रह जाएगा, रक्षाबंधन पर्व की मिठास और रस्म का मनोहारी चित्रण किया है। कवि रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि, कवि हैं जो रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है कि पावन सुबह, रक्षाबंधन त्यौहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। तो कहते हैं रक्षाबंधन की जो सुबह है वो किसकी सौगात है? आनंद और मिठास। इसको किससे संबंधित किया कवि ने? रस की पुतली। ये आनंद और मिठास की सौगात, अर्थात ये मीठा बंधन है। आप ऐसे लिखेंगे, रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह, नहीं रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। इसको ऐसे लिखेंगे, रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है, अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। इसके सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसकी सुबह ही क्या रहने लगती है? आनंद की अनुभूति होने लगती है। याद, इतनी बात क्लियर रह जाएगी क्या? लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, कवि रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहता है कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह, रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है, अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। इसके सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, तो यहाँ बताएंगे, तो ये सावन मास में मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है। इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती हैं, यानी बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण सावन में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है। जो आकाश में बादल छाए रहते हैं बिजली चमकती है। इसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं। उसी प्रकार रक्षाबंधन के जो धागे रहते हैं राखी के, उनमें लच्छे चमकते हैं, जिसे बहनें प्रेम स्वरूप अपने अपने भाइयों को इन चमकती लच्छेदार राखियों को बांधती है। और इन्हीं चमकते लच्छों से युक्त जो राखियों को बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। ठीक है, तो जिसे बहन, जैसे ऐसे ही धागे हैं, चमकते धागे राखियों में चमकते रहते हैं, वो लच्छे चमकते रहते हैं, तो जिन्हें बहन प्रेम स्वरूप अपने भाई की कलाई में बांधती है। ठीक है, तो ये दृश्य का वर्णन है। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? रक्षाबंधन में बहन भाई के, क्या लिखेंगे? बहन भाई के प्रेम व रीति रस्म का चित्रण किया गया। पहली पंक्ति में मुख्य बात, जो मुख्य विषय वस्तु है उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? रक्षाबंधन में बहन भाई के प्रेम व रीति रस्म का चित्रण किया गया। यही वह क्यों? क्योंकि ये सुबह रस की पुतली है, यानी सुबह रस की पुतली, यानी जो रक्षाबंधन की जो सुबह होती है वो आनंद और मिठास की सौगात है, अर्थात एक मीठा बंधन है। तो ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम व रीति रस्म का। प्रेम तो है, रीति रस्म क्या है? सुबह राखी बांधते हैं, और रीति और रस्म का चित्रण किया गया। तो ये दोनों बातें लिखनी है, भाई बहन के प्रेम व रीति रस्म का चित्रण है। ध्यान से सुनना इस बात को। भाषा सरल, सहज, सुबोध और परवाहमयी है। भाषा सरल है, सुबोध है, सरस है, परवाहमयी है, फ्लुएंसी है इसमें। और हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। हल्की हल्की है, अनुप्रास अलंकार है।
वो हल्की हल्की 2 बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अनुप्रास तो है ही इसमें, स्वाभाविक है ही। स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकारों की छठा दर्शनीय है। प्रसन्नता का गुण है, तिल प्रसाद गुण है, अभिधात्मक शैली है, रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं। अब है रुबाई। देखो रुबाई, ये आपको पता है कि फिराक गोरखपुरी उर्दू और फारसी के महान एक क्या थे, शायर थे। उर्दू और फारसी महान शायर थे। तो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद, ये लेखन की सलाह है, लेखन की शैली है। उर्दू और फारसी का एक छंद है कौन, रुबाई, या लेखन की शैली, या लेखन की मान लो या गायन की मान लो, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तुक मिलाया जाता है, पहली, दूसरी और चौथी में तुक मिलाया जाता है। देखो पुतली, हल्की, राखी, इसमें तुक है, पहली, दूसरी और चौथी में, पहली, दूसरी और चौथी में तुक मिलाया जाता है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। और तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वच्छंद होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो रुबाइयाँ हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अपने ही रीति रिवाज, समाज से जुड़ी हुई बातों को, हर घर की जुड़ी हुई बातों से संबंधित जो वात्सल्य प्रेम की बातें हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, उन्हीं बातों को यहाँ कवि ने बतलाया है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसे एक बार पुनः पढ़ना, फिर इसको सुनना, फिर इसके भावार्थ को सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और लिखने का तरीका आपको मैंने बताया है, उसी के अनुसार आपको इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।